तो देखो इसमें हमें करना क्या है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, करेंगे क्या कि पहले ये इनके सर से नोट से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपने नोट्स कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम पहले अपने नोट्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है पहले अपने नोट से करेंगे फिर उनके नोट से करेंगे। चलो, तो ये हमारे अपने नोट्स हैं, इसको पढ़ लेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने स्टार्ट किया है। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, हाय हेलो करते हैं पहले। इंट्रोडक्शन, रिव्यू इज ए लिमिटेड एश्योरेंस, ये याद रखना। इसमें एक वर्ड याद रखना है आपको, लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस जो है, ये वर्ड आपको याद रखना है कि इसमें लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, गिविंग लोअर एश्योरेंस। इसमें लोअर एश्योरेंस मिलती है, यानी ऑडिट की तरह इसमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलती। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं बटन दबाना भूल गया। ये लो, अब सब आएगा। चलो ठीक है, आ गया। हेलो, अब तो मैं भी आ गया हूँ और नोट्स भी आ गए होंगे, आ गया ना। चलो, तो रिव्यू होता है, एक लिमिटेड एश्योरेंस होता है, लोअर एश्योरेंस होता है। ऑडिट में क्या होता है बताओ, ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट में ओपिनियन तो होता है, एश्योरेंस कैसा होता है? रीजनेबल होता है, याद है? रीजनेबल होता है कि यहाँ पे लोअर एश्योरेंस चलेगा, ये याद रखना, ठीक है। यूजेस फ्यूअर प्रोसीजर लाइक इंक्वायरी, तो यानी इसमें प्रोसीजर भी कम होते हैं। इस आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, मेरे पास अभी बुक है, मैं भी लिख रहा हूँ कि इसमें प्रोसीजर कम होते हैं थोड़े से। ये बात लिखते रहना, छोटी छोटी चीजें प्रोसीजर कम होते हैं, आपको याद में काम आएगा। तो इसमें लिख लो कि रीजनेबल एश्योरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में हम जब रिवाइज कर, और इसमें प्रोसीजर जो होते हैं वो कम लगते हैं, कम प्रोसीजर लगते हैं। जैसे कि बैंक को रिपोर्ट चाहिए, रिव्यू रिपोर्ट चाहिए, ऑडिट नहीं चाहिए फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल, बैंक ने बोला भैया मुझे कोई छोटी मोटी रिव्यू रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब सुनना, ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या होता है। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस चलता है, ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस चलता है, इसमें लिमिटेड एश्योरेंस होता है। लिमिटेड, ये बात मैंने पहले बता दी। इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर लगते हैं, इसमें ज्यादातर इंक्वायरी और एनालिटिक्स एनालिसिस लगता है, ठीक है, एनालिटिक्स लगता है, ठीक। बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिमिटेड एविडेंस होगा, तो ये वर्ड भी आप लिख लो, अपनी बुक में लिख लो, कहीं पे भी नोट्स में लिख लो, जहां भी लिख लो कि इसमें लिमिटेड एविडेंस चलते हैं, इसमें लिमिटेड एविडेंस होते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसमें पॉजिटिव ओपिनियन वर्किंग होती है और इसमें नेगेटिव वर्डिंग होती है। नेगेटिव वर्डिंग का मतलब बताऊं? नेगेटिव वर्डिंग का मतलब होता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि हमें गड़बड़ लगे। समझ रहे हो, इसमें पॉजिटिव नहीं बोलते, इसमें नेगेटिव वर्डिंग बोलते हैं, ऐसे कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, वी डिड नॉट फाउंड एनीथिंग, या ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल में, ऑडिट में आप वाउचर्स की चेकिंग करते हो, ऑडिट में आप क्या करते हो? वाउचर्स की चेकिंग करते हो। लेकिन जैसे रिव्यू में आपने क्या किया, मैंने क्या बताया, एनालिटिक्स चेक कर लिया आपने, सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस चेक कर लिया, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रेंड एनालिसिस चेक कर लिया। बोलो, तो इस तरीके से आपने ये देखना है। तो इसमें दो स्टैंडर्ड है आपके, 2400 रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमें देखना है। एक बारी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, अब एक बारी यहां से देख लेते हैं इसको कि भैया इन्होंने क्या लिखा हुआ है। देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब हमने नोट्स में से पढ़ा अपने, तो इसके बाद हम कोई भी बुक से पढ़ेंगे हमें सब समझ में आएगा। रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, इससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है, इसमें फ्यूअर प्रोसीजर्स लगते हैं, विच लिमिटेड कंक्लूजन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वर्ड भी हम ऐड कर लेते हैं अपने में, लिमिटेड कंक्लूजन, लिमिटेड कंक्लूजन होते हैं इसमें, ये बात भी लिख लो, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया कि ऑडिट में जो होता है, ये अब हम इसमें से ना भी देखे तो काम चल जाएगा कि भाई इसमें रीजनेबल एश्योरेंस होता है, इसमें लिमिटेड एश्योरेंस होता है, इसमें ज्यादा ज्यादा प्रोसीजर लगते हैं, इसमें अब हमारे एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें एग्जाम्पल दे दिए भाई कि इसमें जो है कम चीजें लगती हैं और इसमें ज्यादा चीजें लगती हैं, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे दिया कि ऑडिट में अपन ये करते हैं, और कहाँ गया,
ऑडिट में हम ज्यादा वाउचर चेक करते हैं और इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस चेक कर लेते हैं। कहीं पढ़ा अभी हमने, कहाँ गया? ये रहा। ऑडिट में अपन वाउचर चेक करते हैं इस मीटर। ये लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो। अब ठीक है, अब ठीक है। ऑडिट में अपन क्या चेक करते हैं? वाउचर डिटेल में चेक करते हैं, एग्जांपल है ये, और इसमें ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, है ना? तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि इसमें एक्सटेंसिव प्रोसीजर किए जाते हैं, इसमें फ्यूअर प्रोसीजर किए जाते हैं, इसमें रीजनेबल कंक्लूजन निकलते हैं, और SAEE इसमें होता है, और इसमें लिमिटेड कंक्लूजन होते हैं। इसमें रीजनेबल कंक्लूजन है, इसमें लिमिटेड कंक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन जो है इसका लिमिटेड है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, ये अपने नोट्स में ऐड कर लो अपने में, कि रीजनेबल एश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड कंक्लूजन। ये लिख लो, रीजनेबल एश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड कंक्लूजन। ठीक है, चलो। 1 घंटा लगा मुझे नोट्स बनाने में, तो ये नोट्स खुद बोलेंगे, देखना अभी। अब शुरू करते हैं SRE 2400 से। सबसे पहले बेसिक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिशनर ऑडिटर होता है ना, वो लिमिटेड एश्योरेंस चाहता है इंक्वायरी एंड एनालिसिस से। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू करेगा। वो क्या करेगा? रिव्यू करेगा, याद रखना, ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिट नहीं करेगा। यहाँ पे प्रैक्टिशनर क्या करेगा? लिमिटेड एश्योरेंस देगा, इंक्वायरी एनालिसिस करके। हमने पढ़ा ना कि प्रोसीजर इसमें कम लगाए जाते हैं, इसमें प्रोसीजर कम लगाए जाते हैं। अब सुनो, कब कब वो इसको एक्सेप्ट ना करे, इस रिव्यू को एक्सेप्ट ना करे। भैया तुम्हें फुल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो तुम कैसे रिव्यू कर लोगे? तुम कैसे रिव्यू कर लोगे? या रिव्यू सूटेबल ही नहीं है भाई, फ्रॉड फ्रॉड का चांस लग रहा है यार, फ्रॉड का चांस लग रहा है, तो तुम कहां से रिव्यू कर लोगे? तो इस केस में आपको याद रखना है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो। इस केस में आपको याद रखना है कि भैया रिव्यू मत करो, रिव्यू मत करो भाई, रिव्यू मत करो जब फुल ऑडिट चाहिए। या रिव्यू सुटेबल नहीं है भैया, फ्रॉड सस्पेक्टेड है। ठीक है, फ्रॉड का चांस है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल मेरा सेल्फ ऐड किया मैंने, ये बुक में नहीं है। कंपनी विद फ्रॉड कुड नॉट गो फॉर रिव्यू। अरे भैया, जिस कंपनी में फ्रॉड हो रखा है वो कहेगी मैं रिव्यू कर लूं, वो क्या कराएगी? बोलो, आप दोनों भी बोलो, क्या क्या कराएगी वो क्या कराएगी? हेलो हेलो हेलो, ऑडिट कराएगी वो क्यों रिव्यू कराएगी? आप भी हो ना, दूसरे दूसरी बच्ची भी है ना, आप भी आप भी हो ना। हाँ हाँ हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आप भी हो ना पूरा। ठीक है, अदर रिफ्यूजल्स, कब कब रिफ्यूज कर देना चाहिए? अगर भैया इथिकल पे ही, बंदों की इथिकली पे ही डाउट है तुम्हें, बंदों में एथिक्स ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन अनरिलायबल है, इन्फॉर्मेशन पे ही रिलाई नहीं कर रहे भैया, तो काहे का रिव्यू करोगे? तब रिव्यू कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कितनी औकात हो गई कि हमारे ऊपर लिमिट लगा रहा है? मैनेजमेंट हमारे ऊपर लिमिट लगा रहा है, बताओ, तो हम नहीं करेंगे भाई रिव्यू। एग्जाम्पल, सीए इज रिलेटिव इन कंपनी इंडिपेंडेंट इशू। भैया सीए का रिलेटिव है तो इंडिपेंडेंट इशू, वो रिव्यू थोड़ी ना करेगा फिर, वो रिव्यू थोड़ी ना करेगा। वो रिव्यू करेगा तो इंडिपेंडेंट इशू आ जाएगा ना। ठीक है, सीए का रिलेटिव अगर कंपनी में है तो। आगे बढ़ते हैं। प्री कंडीशन बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले क्या क्या है, क्या क्या चीजें मतलब कि हमें क्या क्या प्री कंडीशंस रहने वाली हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें तो रिव्यू है ना यार, ये तो, हाँ हाँ हाँ, ये रिव्यू है। इसमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वो उसमें पहले पढ़ा था हमने। ठीक है ना, यहाँ पे, हाँ रिव्यू में चाहिए इंडिपेंडेंस, हाँ उसमें इंडिपेंडेंस मैंडेटरी नहीं है रिलेटेड सर्विसेज में। यहाँ पे तो चाहिए ना, वो तो हमारे रिलेटेड सर्विस है तो अपना घर का बंदा होता था ना। ठीक है ना, यहाँ पे चाहिए, रिव्यू हो रहा है ना, रिव्यू हो रहा है तो ऐसे नकली तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, चलो। अब इसमें प्री कंडीशंस क्या हैं, ये देखते हैं। पहली बात तो भैया FRF होना चाहिए। एग्जाम्पल इंडियस लग रहा है तो इंडियस होना चाहिए। मैनेजमेंट एग्री करेगा राइटिंग में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम हर ऐसे में पढ़ते हैं कंट्रोल मेंटेन किए जा रहे हैं, और वो सारे के सारा दे विल प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड डेटा, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल, सीए आज फॉर परचेज लेजर, मैनेजमेंट मस्ट शेयर इट। देख रहे हो ना, तो ये बेसिक एग्जाम्पल कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने लिख दिया कि भाई सीए कह रहा है कि परचेज लेजर बनाओ,
तो मैनेजमेंट को शेयर करना पड़ेगा, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, ठीक है। दूसरा, एक तो हमने क्या देखा, पहला कंडीशन क्या देखा हमने कि भैया एफआरएफ की होना चाहिए और मैनेजमेंट जो है जितनी भी चीजें हैं वो सब करेगा, ठीक है। सब कुछ हमारा पूरा करके देगा, सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा, डेटा देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल मेंटेन है, ये तो ठीक है, इसमें रटने वाला कुछ है ही नहीं। एग्री ऑन टर्म्स, किन किन टर्म्स पे एग्री करेगा वो, ठीक है। किन किन टर्म्स पे एग्री करेगा भैया, डॉक्यूमेंट स्कोप, स्कोप को डॉक्यूमेंट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लिमिटेशंस क्या है, और फीस वगैरह से रिलेटेड बातें, ठीक है। तो ये सब चीजें वो एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, ठीक है ना, कि डॉक्यूमेंट क्या है, स्कोप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ये हमने वही वही सारी की सारी चीजों को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ऊपर वाला। एग्जाम्पल, लेटर सेइंग सीए विल रिव्यू दिस फॉर ₹20,000। तो इसमें फीस भी आ गई, देख रहे हो, फीस भी आ गई। सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और वो रिव्यू करेगा, ठीक है। स्कोप क्या है, कौन स्कोप मतलब 23-24 का करेगा। तो यहां तक का अभी हम बुक में से देख लेते हैं, बिल्कुल सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लो जी, अभी अभी हमने पढ़ा कि भैया बेसिक्स, यहाँ पे प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ही इज नॉट ऑडिटर ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार ऑब्वियसली बात है, वो ऑडिटर थोड़ी ना है। दिस एसआरई डील्स विद प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मिंग ए रिव्यू व्हेन ही इज नॉट ऑडिटर ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि ये समझो कि अगर वो ऑडिटर है तो उसके ऊपर ये लगाना जरूरी नहीं है, ऑडिटर है तो ये लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे तो सब कुछ ही पता है ना। जो रिव्यू करना अलग से बंदा आया है, उसके ऊपर ये ऐसे लग रहा है, ऐसे कह रहा हूं, ऐसा ही लग रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस बाय परफॉर्मिंग, याद रखना वो ज्यादा कुछ नहीं करता। तो इसमें ये बात लिख भी लो कि वो लिमिटेड एश्योरेंस है, ये तो हमने लिख लिया। इसमें ऐड कर लो अपने में नोट्स में कि इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करता है। वो ज्यादातर सारी डिटेल में नहीं करता, लिख लो इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर करता है, ज्यादा काम नहीं करता, आलसी होता है। रिव्यू करने आया है तो ज्यादा काम नहीं करेगा, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा। अब वो कब कब एक्सेप्ट ना करे, हमने कुछ केसेस देखे थे कि भैया कोई रैशनल पर्पस नहीं है, फालतू में ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉ कहता है ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, क्या ये पॉइंट हमने पढ़ा था? हाँ, कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी हमने पढ़ा था, ठीक है। रिव्यू एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, यानी कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तब भी हम, ठीक है ना, तब भी हम रिव्यू नहीं करेंगे। इथिकल रिक्वायरमेंट, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि इथिकल रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। और कह रहा है कि इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं रहेगी, इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल रहेगी। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, मैंने कहा ना अब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अब हमने सब नोट्स में कवर कर लिया। और मैनेजमेंट या टीसीजी हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, ठीक है, और लिमिटेशन से डिस्क्लेमर हो जाएगा, ठीक है ना। प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू अग्रीमेंट, क्या क्या प्री कंडीशंस है? भाई एफआरएफ अप्लाई होना चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, डिजाइन इम्प्लीमेशन, मैं से डिम बोलता हूँ, DIM करना, ठीक है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल टू इनेबल प्रिपरेशन, ये सारी बातें। क्या क्या प्रोवाइड करेगा, सारी इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देगा, इसे हम आउ बोलते हैं, आउ। ए फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, ए फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, यू फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देगा, ठीक है। फिर टर्म्स में हमने फीस वाली वर्क की, एग्री करेगा टर्म्स विद मैनेजमेंट प्रायर टू, ठीक है। फिर एक एंगेजमेंट लेटर में ये सारी चीजें लिख देगा, ठीक। 1 मिनट के लिए से रोकते हैं। हाँ भाई, परफॉर्मिंग रिव्यू के स्टेप सुनते जाना आप। सबसे पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड करो, ये तो होता ही है, कोई भी परफॉर्मेंस करना होता है, एंटिटी करो, एफआरएफ को अंडरस्टैंड करो, मटीरियलिटी को डिसाइड करो, ठीक है। इसमें मटीरियलिटी देख रहे हो थोड़ी जल्दी आ गई, क्योंकि जो है रिव्यू है, टाइम कम है, और इंक्वायरी IA, इसमें IA ज्यादा होता है, IA, ठीक है। इंक्वायरी एंड एनालिसिस ज्यादा होता है। इंक्वायरी क्यों की होती है यहाँ, इससे मैनेजमेंट की इंटेंट का पता चलता है, इंटेंट का पता चलता है, और इससे मिसस्टेटमेंट्स भी पता चल जाती है। भैया इंक्वायरी करते हैं तो मैनेजमेंट की इंटेंशन कैसी है हमें पता चल जाता है ना, और हमें मिसस्टेटमेंट्स का भी पता चलता है। जैसे कि हम इंक्वायरी करेंगे, ओहो रेंट डबल हो गया, तो चेक करो, प्लीज चेक करो भैया क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ।
रेंट डबल हो गया तो क्यों हुआ, चेक करो। अब ये मैंने हमने बताया आई ए करते हैं, तो इंक्वायरी से हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट की इंटेंशन का पता चल जाता है ना, और मिस स्टेटमेंट का भी पता चल जाता है। अब एनालिटिक्स से क्या होता है, दो ही चीजें करनी होती है इसमें ज्यादातर। अनयूजुअल ट्रेंड्स हमें पता चल जाते हैं भैया, जैसे कि रेवेन्यू 50% रह गया लेकिन कॉस्ट सेम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम फेक रिवेन्यू दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फेक रिवेन्यू दिखा रहे हैं। देख रहे हो, एनालिटिक्स से ये पता चल गया कि भैया आंकड़ों से खेलते हैं ना एनालिटिक्स में, तो 50% रिवेन्यू, सेल कम हो गई, कॉस्ट सेम है। स्पेशल केसेस, ठीक है। देखो, अगर फ्रॉड हुआ तो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। किसको बताओ? टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। इसका एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी फ्रॉड, इन्फॉर्म ऑडिट कमेटी, जीएसटी का फ्रॉड हो गया, हमें इंफॉर्मेशन मिली ऑडिट कमेटी से, ठीक। रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चला, तो इसमें कोई बात नहीं, रिलेटेड पार्टी तो होती है, लेकिन अलर्ट हो जाओ और क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट टू रिलेटिव देखो भाई, कि कॉन्ट्रैक्ट टू रिलेटिव कौन कौन से हैं। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में है तो क्या करो, बैलेंस शीट के चेक कर लो। ये थोड़ा ना हर बात टीसीडब्ल्यूजी को बता दोगे, फ्रॉड है तभी तो बताओगे। जैसे कि फायर लग गई, आग लग गई, गोइंग कंसर्न है मान लो, तो मैनेजमेंट से पूछो कि वेबिलिटी क्या है, क्या अगर गोइंग कंसर्न पे दिक्कत है तो मैनेजमेंट से बात करो, ठीक है। लॉसेज हैं, प्लान्स नहीं है, तो गोइंग कंसर्न डाउट में आ जाएगा, ये तो पता ही है आपको, एग्जाम्पल है इसका। मान लो अदर कोई और चीज है तो एक्सपर्ट देखो, कोई और चीज में आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक्सपर्ट से बात करो, ठीक है। जैसे पेंशन से रिलेटेड आपको बात आ रही है, ठीक है, पीएफ से रिलेटेड बात आ रही है, तो इसके एक्सपर्ट होते हैं, एक्चुअरी वगैरह भी चाहिए होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो एक काम करो, अब यहाँ तक का पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ तक का रिवाइज करें तो फिर तो फटाफट हो जाएगा। इंक्वायरी क्या होती है? मैनेजमेंट की इंटेंट पता चलती है। मिसस्टेटमेंट में हेल्प होती है, जैसे रेंट डबल हो गया, रेंट, ये एग्जांपल जरूर लिख लेना अगर मौका मिले तो, वैसे तो मैं नोट शेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन ये किसी एक बुक में नहीं मिलने वाले एग्जांपल। रेंट डबल हो गया तो इसका लीज चेक करो कि भैया रेंट डबल हो गया, तो इंक्वायरी का ये एग्जांपल है, यही पेपर में याद रहेगा ना। और एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है? अनयूजुअल ट्रेंड आ गए, 50% रेवेन्यू से कॉस्ट हो गया, ठीक है। और ये सब चीजें हमने देखी भैया, किस केस में क्या करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉड है तो एग्जांपल दोबारा नहीं पढ़ रहा, टीसीडब्ल्यू से बात करो, रिलेटेड पार्टी है तो अलर्ट हो जाओ, सब्सिक्वेंट इवेंट तो बाद के इवेंट चेक कर लो, गोइंग कंसर्न है तो मैनेजमेंट से पूछो वेबिलिटीज है कि नहीं, ठीक है। और अगर और कोई चीज है तो एक्सपर्ट से बात कर लो। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे, तो जी, ये हमने देखा कि परफॉर्म कैसे करोगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, एफआरएफ की, बिजनेस की, मटीरियलिटी चेक करेंगे, ठीक है। इंक्वायरी एनालिटिक्स कैसे करेंगे, अभी अभी हमने देखा। इंक्वायरी में क्या करते हैं? मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगते हैं जाके, ठीक है, या और किसी पर्सन से भी, ठीक है। ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस होता है, मैनेजमेंट की इंटेंट पता चलती है, ठीक है ना। फिर हमें अच्छे अच्छे एविडेंस भी मिल जाते हैं इससे। प्रैक्टिशनर को हेल्प होती है अंडरस्टैंडिंग की एंटिटी करने में, एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ मटेरियल में स्टेटमेंट मिल सकता है। एनालिटिकल में क्या होता है? इनकंसिस्टेंसीज पता चल जाती है ट्रेंड की वजह से, हमने ट्रेंड वर्ड पढ़ा था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है कि आइडेंटिफाई वेयर, कहाँ कहाँ मटेरियल में स्टेटमेंट, वही सेम चीज हो गई, एविडेंस मिल जाता है, ठीक है। एडिशनल प्रोसीजर की तरह काम करता है, यही बकवास चल रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने लिख दी जो हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखो उसकी समरी पढ़ ली थी अभी अभी। फ्रॉड के केस में क्या करेंगे? अब ये देखो, यहां से पढ़ रहे हैं और यहां से पढ़ रहे हैं, देखो कितना जल्दी हो रहा है यहाँ से। और कुछ अब ये हमें पता चल गया ना, तो हम पैरा में पढ़ेंगे तो हमें कितना मस्त समझ में आएगा कि फ्रॉड है तो क्या करो, लॉ और रेगुलेशन वगैरह चेक कर लो, है ना। अगर फ्रॉड हो गया लॉ को किसी और चीज से, लॉ से रिलेटेड भी, तो क्या करो, टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। अगर रिलेटेड पार्टी से है तो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ठीक है ना, अलर्ट हो जाओ, रिलेशनशिप वगैरह ढंग से चेक करो। सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, जो डेट ऑफ ये बीच की जो चीजें हैं वो चेक कर लो, एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, डिस्क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। गोइंग कंसर्न है तो मैनेजमेंट से पूछो, ऐसा होगा, मैनेजमेंट से पूछो कि क्या प्लान है तेरे, विएबिलिटी चेक करो कि भैया तुम फ्यूचर में विएबल हो भी कि नहीं हो, तुम्हारे पास सफिशिएंट बेस भी है कि नहीं। और अदर चीजों में क्या करो, एक्सपर्ट ढूंढ लो, ठीक है। हर चीज का एग्जाम्पल भी दे दिया है, हर चीज का एग्जाम्पल भी दे दिया है। आगे बढ़े, यहाँ तक ओके है? चलो, अब आते हैं एडिशनल प्रोसीजर्स पे। ये एडिशनल प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं? अगर मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, वो आई ए तो कर रहा है, इंक्वायरी एंड एनालिसिस तो कर रहा है,
लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट मिल गई तो भैया क्या वो बैठा रहेगा क्या चूड़ियां पहन के? नहीं, वो एडिशनल प्रोसीजर करेगा, एडिशनल प्रोसीजर करेगा। प्रैक्टिशनर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार प्रैक्टिशनर, तो आप अपने नोट्स में इसे भी ऐड कर लो वर्ड को, कि यहाँ पे प्रैक्टिशनर वर्ड यूज किया जाता है ना, कि क्योंकि जब हम अपने आंसर बनाते हैं ना तो हमें ये सब वर्ड्स लिखने चाहिए। प्रैक्टिस, अगर हम ऑडिटर लिख देंगे तो वही हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा कि हमें यही नहीं पता। तो प्रैक्टिशनर वर्ड जरूर लिख लो। प्रैक्टिशनर मस्ट डू बिफोर मोर टेस्टिंग, और टेस्टिंग करेगा वो अगर उसे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है। इसका गोल क्या है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है, अगर उसे डाउट कंफर्म है, और क्या कोई इसमें मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा चेक में भी वो क्या करेगा भैया, और इंक्वायरी करेगा, डीपर एनालिटिक्स करेगा। वही देखो वही कर रहा है, आई ए ही कर रहा है, लेकिन मोर इंक्वायरी कर रहा है, डीपर एनालिटिक्स कर रहा है। एग्जाम्पल कि भैया यूज एंड में सेल बढ़ क्यों जाती है, जैसे जैसे साल से खत्म होता है तो वो इसकी इनवॉइस डिटेल चेक करेगा, तो इंक्वायरी ही कर रहा है लेकिन ज्यादा 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 इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है। और ऐसे क्या चेक करेगा, अदर टेस्ट जैसे कि डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा, कंफर्म बैलेंसेस विद कस्टमर, डायरेक्टली जाके खुद कस्टमर से डायरेक्टली कर लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, मैनेजमेंट से कहेगा भैया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने ढंग से बनाई है साले, ऑल डेटा शेयर, सारी ट्रांजेक्शन तूने रिकॉर्ड करी है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट लिख के देगा भैया हम एवरीथिंग एज पर इंडेस कर रहे हैं, और क्या कहेगा उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ले लेगा, किससे रिलेटेड, फ्रॉड और मैनेज, फ्रॉड से रिलेटेड, और किससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, कि भैया लॉ हमने सारा किया है, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, वही सारी चीजों को लेके, ठीक है ना। इन सब चीजों को लेके जो हमने पहले भी पढ़ी है, इन सब चीजों को ले लेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ये कंफर्म करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए कोई फ्रॉड नहीं है और कोई हिडन ट्रांजैक्शन भी नहीं है, कोई हिडन ट्रांजैक्शन भी नहीं है। और अगर मैनेजमेंट हमें रिटर्न ट्रांजैक्शन नहीं, अगर हमें मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा तो वो हम मैनेजमेंट से पहले डिस्कस करेंगे, उसका ट्रस्ट चेक करेंगे, और अपना ओपिनियन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैनेजमेंट हमें फ्रॉड को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, ओपिनियन में भी चेंज, हम ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में दोबारा सारा कुछ, वैसे भी मुझे दोबारा से एक बार रिवाइज करना ही है, ठीक है। आ जाओ फिर से एक क्विक रिवीजन दोबारा से करते हैं, एक क्विक रिवीजन दोबारा से करनी है हमें इसकी। एडिशनल प्रोसीजर, अगर मिस स्टेटमेंट सस्पेक्ट होती है, एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे। प्रैक्टिशनर को मोर टेस्टिंग करनी होगी इफ ही थिंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी रॉन्ग। यानी आपको याद रखना है कि प्रैक्टिशनर मोर टेस्टिंग तभी करेगा अगर उसे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका गोल क्या है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा चेक के अंदर क्या आएगा, मैंने बताया इंक्वायरी आएगी, लेकिन मोर इंक्वायरी आ जाएगी, डीपर एनालिटिक्स कर लेगा। जैसे कि इंक्वायरी में वो क्या चेक करेगा, अनयूजुअल हाई सेल्स हो रही है तो वो इनवॉइस डिटेल्स पूछेगा, अदर टेस्ट चेक कर लेगा, ठीक है, जैसे कंफर्म करेगा बैलेंसेस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, ठीक है ना। क्या कहेगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने ढंग से बनाई है, डाटा तूने ढंग से किया है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, ठीक है। और किन किन चीजों पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, कि फ्रॉड वगैरह नहीं है ना, लॉ का नॉन कंप्लायंस नहीं है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पोस्ट, ये हमने पीछे एग्जांपल लास्ट पेज पे भी करे थे, ठीक है, कि किस केस में क्या करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट कहता है नो फ्रॉड तो नो हिडन ट्रांजेक्शन, ठीक है। इफ मैं रिटर्न नहीं दे रहा तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, भैया मैनेजमेंट से डिस्कस करो, ट्रस्ट लेवल चेक करो और ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। चलो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। एडिशनल प्रोसीजर से हमें बुक से पढ़ना है। परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर ऑन बिकमिंग अवेयर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मटेरियली मिसस्टेटेड। अगर उसे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकती है, इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ मैटर दैट कॉज टू बी financial statement to be materially misstated, he shall design and perform additional edit procedure to enable him, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है ना, यही हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, और मटेरियली मिसस्टेटेड भी नहीं है एज अ होल, ठीक है। एडिशनल प्रोसीजर में क्या करेगा, हमने पढ़ा ही था, मोर एडिशनल इंक्वायरी करेगा, है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, और भी तरह के प्रोसीजर करेगा। रिटर्न प्रेजेंटेशन किस तरीके के लेगा, कि मैनेजमेंट ने भैया फुलफिल करी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है तो हम हर जगह ही पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव है और प्रैक्टिशनर को सारी इंफॉर्मेशन देगा, सारी ट्रांजेक्शन उसने रिकॉर्ड करी है, और किन किन चीजों को लेके करेगा वो, सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को लेके, फ्रॉड वगैरह को लेके, है ना, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन को लेके, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर को लेके, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके, और भी चीजों को, गोइंग कंसर्न को लेके भी। और अगर वो नहीं देता तो फिर क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, पहले वो डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट से ही। यहाँ ये बात है कि वो नहीं दे रहा तो हम मैनेजमेंट से ही डिस्कस कर रहे हैं, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को चेक करेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, ठीक है, with the practitioner report on as per take appropriate action including determining the रिपोर्ट पे कंक्लूजन पे, ठीक है, एज पर दिस एसआरई हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अब आप आ जाओ, कंक्लूजन पे आते हैं। वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन कब देगा, अगर हर चीज ओके लग रही है, जैसे कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली बात तो ओपिनियन की जगह कंक्लूजन है, ठीक है, तो वो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, अगर उसे सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देगा, पहली बात तो उसमें वो क्वालिफाइड देगा, कब देगा, अगर सम मिसस्टेटमेंट है और वो हर जगह नहीं है, ये तो हर जगह ही यही होता है, ओपिनियन में भी यही चलता था, जैसे कि एक ब्रांच में दिक्कत है, सिर्फ एक ब्रांच में दिक्कत है, एग्जाम्पल हर जगह नहीं होते, ये हमने पढ़ लिया कि सम मिसस्टेटमेंट है लेकिन हर जगह नहीं है। एडवर्स में क्या है, बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट है लेकिन एवरीवेयर है, यानी कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। डिस्क्लेमर कब देगा, ये तो हमने बेसिक में ही पढ़ा हुआ है, ऑडिट जैसा ही है ये तो, अगर नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, मिसस्टेटमेंट पॉसिबल एवरीवेयर, ठीक है, मिसस्टेटमेंट भी हर जगह, इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, सीए कांट जज एनीथिंग, सीए कुछ भी जज नहीं कर पा रहा है। अब रिपोर्ट, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, टाइटल तो हर रिपोर्ट में ही होता है, एड्रेस ही हर रिपोर्ट में होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम कहेंगे कि भैया यहाँ बता देंगे कि हम रिव्यू एसआरई 2400 के अंदर कर रहे हैं और ये लिमिटेड एश्योरेंस है, कभी तुम हमें कुछ और ही समझ लो, हम ये हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये भी बताएंगे रिव्यू एंड लिमिटेशन कि हम लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं, मेनली इंक्वायरी एनालिटिक्स ही कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं ये भी तो बताएंगे, और हम ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, कहीं तो हमारी ऑडिट ओपिनियन समझ लो। एग्जाम्पल इन रिपोर्ट वी डोंट, जैसे लिख देंगे वी डोंट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, फिर हम कंक्लूजन पैराग्राफ दे देंगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन पैराग्राफ भी दे देंगे अगर चाहिए हो तो, अगर नीडेड हो तो, है ना। ईओएम वही सेम ही आगे का, तो प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर, प्लेस एंड साइन। डॉक्यूमेंटेशन सुनो, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा, एक तो भाई एंटी, हमने क्या क्या प्रोसीजर किया, नॉर्मल ही है तो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, हु डिड द वर्क, किसने किया, हु वी रिव्यूड द वर्क, जैसे कि एग्जांपल सीए रजत ने इंक्वायरी करी, रिव्यू किया नेहा ने, ठीक है, रिजल्ट और कंक्लूजन क्या क्या आए, कि भैया एक्सपेंसेस का स्पाइक हुआ था, इन्होंने हमें बता दिया, तो रिजल्ट एंड कंक्लूजन क्या है, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट मैटर और जजमेंट क्या क्या हुई, कि मैनेजमेंट ने रिटर्न कर दिया, तो हमने क्वालिफाइड कंक्लूजन दे दिया कि क्या क्या बड़े बड़े मैटर हुए, क्या क्या मैटर हो गए भाई, क्या क्या मैटर हो गए, ठीक, आ जाओ, तो हमने पढ़ ही लिया सब कुछ कि कहाँ कहाँ पे अनमोडिफाइड कंक्लूजन दिया जाता है। अनमोडिफाइड कंक्लूजन इन प्रैक्टिशनर रिपोर्ट व्हेन ही हैज ऑब्टेन्ड लिमिटेड एश्योरेंस टू कंक्लूड दैट नथिंग हैज कम टू हिज अटेंशन, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है, हमने पढ़ा क्लीन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिफाइड कब देगा, जब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कंक्लूड दैट मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल लेकिन परवेसिव, नॉट परवेसिव, हर जगह नहीं है, हमने इजी लैंग्वेज में पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। practitioner unable to obtain sufficient but he conclude that possible effect could be material but not pervasive, material तो है लेकिन pervasive नहीं है, जैसे pervasive होता है हर जगह नहीं है, यानी सिर्फ एक ही ब्रांच में है। एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, एडवर्स कंक्लूजन, ओपिनियन गलत बोला मैंने, कंक्लूजन व्हेन ही obtained sufficient appropriate evidence conclude that misstatement are both material and pervasive, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। डिस्क्लेमर कब होता है, ही इज अनेबल टू ऑब्टेन एफिशिएंट, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, बिल्कुल सिंपल है। रिपोर्ट भी हमने पढ़ ली सारी की सारी, इसमें कुछ भी नहीं आनी है कि दोबारा पढ़े हम। लिमिटेड एश्योरेंस होता है, बता देगा क्या क्या प्रोसीजर करे वगैरह वगैरह, तो इसी को बेटर है कि हम यहीं से दोबारा पढ़ लें रिपोर्ट को एक बारी,
यहाँ से, कहाँ से, हमारे पॉइंट नंबर 5 से हमारे अच्छे पॉइंट शुरू हैं। 4 तो ठीक है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 2400 के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड एश्योरेंस है, इंक्वायरी एनालिटिक्स कर रहे हैं, ये बार बार हो गया। आईए कर रहे हैं, आईए है ना, नो ऑडिट ओपिनियन, हम ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे, ये बताना है। और अगर मॉडिफाइड है तो ये, बाकी सब कुछ सेम है। इसी के साथ ये वाला एस ए खत्म हो। चलो, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, SRE 2410, इजी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। पहले पढ़ेंगे बेसिक। अब यहाँ पे यूज व्हेन द एंटिटी ओन ऑडिटर परफॉर्म्स, देख रहे हो यहाँ पे अपना बंदा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को चेक कर रहा है, अपना बंदा। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इंटरिम स्टेटमेंट क्या होती है हमें पता ही है, पार्ट ऑफ द ईयर, क्वार्टर, हाफ ईयर, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड तो ऐसा पर एफआरएफ ही होगी और कुछ थोड़ी ना होगा। इसका एग्जांपल देखो इंटरिम का, Q1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड रिव्यूड बाय, यहाँ पे रिव्यू है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिव्यू है भाई साहब, रिव्यू बाय इट्स स्टेटस, यानी अपना अपना ऑडिटर रिव्यू कर रहा है। इंटरीम फाइन, तो इस सिचुएशन को हमें जरा अच्छे से अपने नोट्स के पास में लिख लेना चाहिए कि ओन ऑडिटर रिव्यू कर रहा है इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड कंट्रोल्स। ऑडिटर शुड अपडेट अंडरस्टैंडिंग बाय, सुनो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं लेगा, अंडरस्टैंडिंग तो उसने पहले ही ली हुई है, वो ऑडिटर है यहाँ का। यहाँ अपडेट करेगा अपने आप को, थोड़ा अपडेट करेगा। जैसे कि वो पहले की ऑडिट देख लेगा, इंटरिम रिव्यूज देख लेगा, इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट देख लेगा, थोड़ा अलग चल रहा है यहाँ, इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट देख लेगा, उसे जल्दी से चाहिए ना, क्योंकि रिव्यू तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता ना, रिव्यू ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो उसके पास टाइम कम है। तो वो क्या करेगा, आपको फील करना है कि भैया टाइम कम है यार, उसे इंटरिम रिपोर्ट की रिव्यू देना है बस, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता वो। तो थोड़ा आइडिया वो प्रायर ऑडिट से ले लेगा, इंटरिम रिव्यूज देख लेगा, इंटरिम ऑडिट के रिजल्ट देख लेगा, है ना, इंटरनल ऑडिट के, सॉरी, पहले की ऑडिट देख रहे हो, इसमें पहले की ऑडिट पे बड़ा फोकस कर रहा है, इंटरनल ऑडिट पे बड़ा फोकस कर रहा है। मैनेजमेंट से पूछेगा भैया क्या क्या कोई बिजनेस में तेरे चेंज कंट्रोल तो नहीं हुआ। और मटेरियलिटी तो देखो उसने असेस कर रखी थी, यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो रीअसेस करेगा मटेरियलिटी को। ठीक है, रीअसेस करेगा। ठीक है, और एग्जांपल इफ पास्ट इफ यू शोड एक्सपेंस मिसक्वालिफिकेशन, तो वो चेक करेगा दोबारा। अब मैंने क्या कहा, इसमें बार बार पास्ट की चीजों पे जा रहा है, पास्ट की चीजों पे जा रहा है। तो अगर पास्ट के रिव्यू में उसे पता चला कि पहले कुछ ऐसा कांड हुआ था, एक्सपेंस का मिस क्लासिफिकेशन टाइप, तो वो इसे दोबारा चेक करेगा, दोबारा चेक करेगा, वो इसे दोबारा चेक करेगा। ठीक है, तो इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट से चेक करेगा भाई, घटिया चीजें, प्रिपरेशन तूने एफआरएफ से किया है, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह है, कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है क्या, कोई कोई तूने फ्रॉड और लॉ का कांड किया है क्या, कोई नई लायबिलिटी कमिटमेंट आई है क्या, एंड पीरियड की क्या क्या कोई ट्रांजेक्शन है, कोई चेंज किया क्या, फेयर वैल्यू एजम्पशंस क्या है तेरी। ठीक है, जब हम अगली बार इसको रिवाइज करेंगे, जैसे अभी हम 30 मिनट्स में कर रहे हैं, तो हम 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। तो मैं इसके निमोनिक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ भी दे दूंगा या फ्लो दे दूंगा कि इसे कैसे लर्न करना है। आज अंडरस्टैंडिंग पे पूरा फोकस है, मैं हर इसके बाद इसका एक फ्लो भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो 10-10 मिनट में जब हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो हम दोबारा इसको वो लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि लेकिन अगर आज लिखने पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, पहले हम समझ रहे हैं सब कुछ डिटेल में। तो हमने देखा कि प्रिपरेशन एज पर एफआरएफ है क्या, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या, फ्रॉड लॉ वायलेशन, तो कई चीजें इसमें नहीं आ रही है, न्यू लायबिलिटी की कमिटमेंट, एंड पीरियड के ट्रांजेक्शन, और फेयर वैल्यू अजम्पशंस के बारे में भी इसमें कुछ चीजें नहीं है, और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है क्या। एग्जाम्पल, सीएफओ से पूछा हो कि भैया तूने कोई नया लोन दिया है क्या, लास्ट मंथ नया लोन दिया है, इंक्वायरी चलती है, देख रहे हो इसमें इंक्वायरी ही ज्यादा चलती है। चेक फॉर इवेंट एंड लॉन्ग गोइंग कंसर्न के बारे में पूछो कि भैया अप टू डेट हमने सब कुछ ले रखा है, गोइंग कंसर्न का स्टेटस बढ़िया है, जैसे कि कंपनी प्लांट कॉट फायर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेट शुड बी डिस्क्लोज्ड।
कि कंपनी के प्लांट में आग लग गई है तो इसे डिस्क्लोज करेगा वो इंटरिम अपनी रिपोर्ट में भी। अदर रिव्यू प्रोसीजर क्या करेगा, इसके पास टाइम कम है, देख रहे हो, इसमें इसने पास्ट की चीजें देखी, मिनट्स देख लेगा, पास्ट रिव्यू मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत है तो, पहले कोई दिक्कत थी तो, ठीक है। अदर ऑडिटर, अगर कोई और ऑडिटर है तो, ये दूसरों पे ज्यादा डिपेंड है इसमें। लुक फॉर एनी रीजन टू बिलीव कि भैया एफआरएफ तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि मिनट्स में बताया, मिनट्स ऑफ मीटिंग में बताया कि कैश क्रंच है, तो भैया गोइंग कंसर्न का इश्यू आ सकता है। ये बाहर की चीजों से ज्यादा हिंट ले रहा है अगर हम फील करें तो, है ना। तो हमने ये देख लिया ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर करेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से पहले तक का हम एक बारी इसमें देख लेते हैं अपनी बुक में। देखो 2410 में हमने क्या देखा, SRE 24 डील विद ऑडिटर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब ऑडिटर इंगेजमेंट ले लेता है रिव्यू करने की इंटरिम फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट क्लाइंट। यहाँ पे देख रहे हो ऑडिट क्लाइंट यानी अपने ही बंदे की, अपना ही ऑडिटर चेक कर रहा है, ठीक है। इस लाइन को पढ़ के हमें इतना अच्छा पता ना चलता, लेकिन यहाँ पे हमें क्लीन पता चल गया कि बात किस बारे में चल रही है। व्हेन ओन ऑडिटर परफॉर्म रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हमारा ये पढ़ने का मन नहीं करता, इस लाइन को पढ़ने में ही ऑडिट क्लाइंट ये वो, इसको पढ़ लेंगे तो हमें ऑडिट क्लाइंट का मतलब पता चल गया कि हमारा ऑडिटर ही कर रहा है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफआरए, वही कंप्लीट वगैरह कंडेंस फॉर्म में होती है, आपको पता ही है, थोड़ी सी इंटरिम थोड़ी शॉर्ट में होती है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, डॉक्यूमेंट पढ़ लेगा प्रीसीडिंग ईयर के, मोस्ट रिसेंट प्रायर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा, सिग्निफिकेंट रिस्क देख लेगा, प्रायर ईयर पहले की चीजें ज्यादा देख रहा है ये, है ना। इंटरनल ऑडिट देख लेगा, ये पॉइंट भी हमने देखा, मटीरियलिटी देख लेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा बिजनेस एंटिटीज की, कोई चेंज हुआ, अबाउट प्रोसेस जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पेयर हुए, इंक्वायरी किस किस चीज की करेगा कि भैया एप्लीकेबल एफआरएफ तुमने लगाया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तुमने लगा दिए बढ़िया से, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एनी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है लॉ एंड रेगुलेशन के खिलाफ, सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर तुम्हारे अंदर आए हैं, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस अगर कोई हैं कुछ लास्ट डेज ऑफ इंटरिम पीरियड में, है ना, एंड में हो रही हैं, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस में कोई चेंज आया है तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट जैसे, रिलेटेड पार्टीज, तो यही बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। एक बार इनको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये क्या चेक करेगा, इसको मैं थोड़ा फ्रेश पेज निकाल लूँ, इसमें क्या चेक करेगा, ये इंक्वायरीज वाला पॉइंट बढ़िया है, ये इंक्वायरी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये बड़ा, कि भैया एफआरएफ चेक करेगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अनकरेक्ट, ये तो बड़े बेसिक चीजें हैं, ये पॉइंट्स अच्छे हैं, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। न्यू लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट के बारे में, एंड पीरियड ट्रांजेक्शन और फेयर वैल्यू अजम्पशन, कितना ही बुक से पढ़ के चले जाओ, पेपर में ये भी याद आ गया तो इसका सेंटेंस तो अपन बना लेंगे कि नई लायबिलिटी कोई आई है क्या, एंड पीरियड ट्रांजेक्शन और फेयर वैल्यू अजम्पशंस क्या क्या ली हैं, और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, तो ये पॉइंट हमें लर्न करने हैं, ठीक है, कि भैया कोई लोन तो नहीं दिया था। गोइंग कंसर्न भी चेक करेंगे इसमें, है ना, तो यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये रहा गोइंग कंसर्न भी चेक कर लेंगे इसमें, ठीक है। गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट का है, ये भी यही होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर चेक करेगा, मिनट्स चेक कर लेगा, पढ़ लिया हमने, ठीक है। मैटर्स जिससे मॉडिफिकेशन हुआ, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट चेक कर लिया, ये तो सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें से बेटर समझ आ रहा है, उसमें तो दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर शुड obtain written representation from management that interim financial statement वही एफआरएफ से बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है भाई तू, मैंने बताया था, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, डीआईसी, ठीक है। डिस्क्लोज द ऑडिटर ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू, तूने सारे फैक्ट बता दिए हैं, ठीक है। नॉन कंप्लायंस सारे बता दिए हैं, सारे के सारे तूने सब्सिक्वेंट इवेंट भी बता दिए हैं, तो ये शॉर्ट में भी लिखा हुआ है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन किन किन चीजों के बारे में लेगा, ये रहा। ऑडिटर रिटर्न कंप्लेंट देगा मैनेजमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ से हैं, इंटरनल कंट्रोल तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई फ्रॉड वगैरह तू सारा कुछ डिस्क्लोज करेगा। जैसे मैनेजमेंट कहेगा वी कंफर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डेज के हिसाब से है, नो फ्रॉड टिल डेट, ठीक है। तो मैनेजमेंट वाला हमने पढ़ लिया। कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट साला मना कर रहा है, तो किस पे जाएंगे, बाप पे जाएंगे, मैनेजमेंट के टीसीडब्ल्यू पे जाएंगे,
और अगर मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट, क्वालिफाइड या एडवर्स कर देगा। ठीक है, क्वालिफाइड या एडवर्स कर देगा। विड्रॉ भी कर सकता है, रिजाइन फ्रॉम स्टेट्यूटरी ऑडिट इफ नीडेड। तो विड्रॉ भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिजाइन भी कर सकता है। भाई साहब ये देखो यहाँ पॉइंट, इस पे केस स्टडी बन सकती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट से भी रिजाइन कर देगा भैया अगर नीडेड है। तो वो कह रहा है रिव्यू तो मैं कर ही नहीं रहा इंटरिम का, लेकिन इंटरिम का तो हम कर ही नहीं रहे, हम तेरा भी नहीं कर रहे, मेन ऑडिट भी नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को इन्फ्लेट किया और वो करेक्ट नहीं कर रहा, तो ऑडिटर विड्रॉ कर देगा और एडवर्स ओपिनियन दे देगा। ये एग्जांपल भी आपको दे दिया। ठीक है, चलो तो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ से। ये रहा, सारी बात पढ़ ली। When a matter caused auditor to believe that it is necessary to make material adjustment, एडजस्टमेंट करने को बोल रहे हैं हम एक तो इसको, ठीक है, ताकि हमारा एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने, तो वो ऑडिटर करेगा मैटर को। इफ मैनेजमेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली ऑडिटर शुड इन्फॉर्म टीसीडब्ल्यूजी। इफ टीसीडब्ल्यू रिस्पॉन्स नहीं करता तो ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट, पॉसिबिलिटी देखेगा रिव्यू की, और देखो या तो मॉडिफाई करेगा रिपोर्ट को, या फिर विड्रॉ करने को निकल लेगा, या रिजाइन कर लेगा और विड्रॉ कर लेगा। दोनों चीजें आ गई। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है कि यहाँ रिव्यू से तो जाएगा ही जाएगा, रिव्यू से तो जाएगा ही जाएगा, वो रिजाइन भी कर देगा मेन ऑडिट से, मेन ऑडिट से भी रिजाइन कर देगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अदर कंसिडरेशंस, पहले अपने नोट से फिर आगे पढ़ेंगे। चलो अदर कंसिडरेशन में आ गया, अगर एफआरएफ से डिपार्चर मिला, अगर हमें एफआरएफ से डिपार्चर मिला, एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, करेक्ट नहीं है, तो मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट को, मॉडिफाई कर देंगे। तो याद रखना मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट को। जैसे कि लीज शोन एज रेंट नॉट असेट, इंडियस वायलेट हो गया, मॉडिफाई कर देंगे। एफआर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कई बार लीज हम क्या करते हैं, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंशियल लीज, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल लीज में तो एसेट आती है ना हमारे पास, तो वो नहीं दिखा रहा, उसको रेंट ही दिखाया जा रहा है, एक्सपेंस दिखाया जा रहा है। अगर मैनेजमेंट हाइड करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एसेस को, चीजें छुपा रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो विड्रॉ भी कर सकता है। या फिर उसे लीगली फोर्स किया जा रहा है तो वो डिस्क्लेमर भी दे देगा। जैसे कि मैनेजमेंट डिनाइज रिसीवेबल डेटा, रिसीवेबल का डेटा नहीं देता, ऑडिटर डिस्क्लेमर भी दे सकता है। और गोइंग कंसर्न को लेके क्या पॉइंट है, इफ डाउट एग्जिस्ट और डिस्क्लोज नहीं कर रहा तो वही मॉडिफाई कर देगा रोट, और ईओएम भी आ जाता है, याद रखना गोइंग कंसर्न में ईओएम भी आ जाता है, ये पता ही है। एग्जाम्पल कंपनी हैज लॉस, कोई फंडिंग भी नहीं है, तो गोइंग कंसर्न मेंशन करना चाहिए, वरना रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे, ऐड कर देंगे ईओएम में। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे अदर मैटर्स में, बुक में ये रहा। अब इसमें कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अगर मैटर कॉज ऑडिटर बिलीव दैट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल इफेक्ट हो गया है, डिपैचर हो गया है, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा, आई डोंट थिंक इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पढ़ के आपका कंक्लूजन वही निकलना है। आप इसे एक बार सेल्फ रीड कर लेते हैं, फटाफट कर ही लेते हैं। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट ऑडिट टू रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा दिया। ठीक है, इफ मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन ऑन स्कोप आफ्टर, आफ्टर बाद में कर रहा है, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लिमिटेशन लगा रहा है, तो बाद में कर रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, लिमिटेशन हटा दो। और अगर ये मना करते हैं तो ऑडिटर एक्सप्रेस करने के लिए है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, विड्रॉ करने की अपने सोचेगा। ऑडिटर ऑल्सो कंसीडर लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू इश्यू रिपोर्ट बिफोर द विड्रॉ, कि भैया रिपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। इफ अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, तो वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दे देगा इस रिपोर्ट में। डिस्क्लोजर ऑफ ओपिनियन है, डिस्क्लोजर ऑफ कंक्लूजन है। ठीक है, गोइंग कंसर्न के बारे में भी हमने सेम चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब ये ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर ये खत्म हो जाएगा। सारी बातें सेम ही है, पीरियड कवर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की, हमने ये यहाँ पे बताएंगे 2410 अप्लाई किया है, ये भी बताएंगे कि ये रिव्यू है, ऑडिट नहीं कर रहे, कंक्लूजन क्या आया, ईओएमओएम की जरूरत है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, खत्म ही है बस। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारा कुछ इसमें नया भी नहीं, कुछ भी नया नहीं है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंक्लूजन दे रहा है, 2410 लगा रहा है। ये भी बता देंगे, स्टेटमेंट दैट रिव्यू इज सब्सटेंशियली लेस, कि रिव्यू कम होता है, कहीं तुम्हें पता ही ना हो। ठीक है, और कंक्लूजन वेदर देयर एनी ऑडिट और बिलीव द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर और डज नॉट गिव ट्रू, अगर उसे लगता है,
कहीं पे भी कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिल रहा तो वो भी दे देगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसके साथ ही हमारे दोनों खत्म हो गए रिव्यू से रिलेटेड।